दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचार एवं दर्शन से संबंधित अध्ययन सामग्री पर आधारित इम्पॉर्टेंट ऑडियो नोट्स। इसमें आप J.S. मिल के जीवन परिचय, उसकी कृतियों तथा प्रमुख राजनीतिक विचारों जैसे मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, राज्य तथा शासन संबंधित विचार, प्रतिनिधित्व संबंधी विचार, मिल के संसद संबंधी विचार और राजनीतिक चिंतन को मिल का योगदान तथा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों ये ऑडियो श्रृंखला आपके ज्ञान के विस्तार और परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही निर्णायक होगी। तो आइए शुरू करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार और दर्शन पर आधारित महत्वपूर्ण ऑडियो नोट्स। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी सिद्धांत का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवादी सिद्धांत के अग्रणी विचारकों में शामिल है। मिल ने उपयोगितावादी चिंतन की परंपरा को एक नया आयाम प्रदान किया। उसके विचारों में उपयोगितावाद और व्यक्तिवाद का सुंदर तथा अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो उसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन परंपरा में अनूठा स्थान प्रदान करता है। मिल के हृदय में स्वतंत्रता के लिए बेचैनी प्रारंभ से ही थी, जो आगे चलकर उसके ग्रंथों में मूर्त रूप लेकर साकार होती है। विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने के कारण मिल जो है मिल्टन तथा जेफरसन जैसे स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद का अंतिम विचारक और व्यक्तिवाद का प्रथम विचारक माना जाता है, यानी मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसका योगदान उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। मिल राजनीतिक दार्शनिक के रूप में बहुत प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन इसकी पुस्तक ऑन लिबर्टी को बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी प्रतिष्ठा मिली। उसके विचारों में विरोधाभासों का समावेश है। इसके बावजूद उसका प्रभाव आधुनिक विश्व पर बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों ने उसे महान दार्शनिक, स्वतंत्रता का पुजारी, व्यक्तिवाद का सिरमौर, महान न्यायविद तथा अर्थशास्त्री कहा, तो कुछ लोगों ने उसे प्रतिक्रियावादी, बुर्जुआ और लंगड़ा समाजवादी कह डाला। बाउले के अनुसार यदि लेखकों की योग्यता का निर्धारण इस बात से होता है कि उनका नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिल का स्थान निश्चित रूप से ऊंचा है। एक न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उसे अपने युग में एक अवतार समझा जाता था। यद्यपि मिल ने किसी नवीन विचारधारा को जन्म नहीं दिया, फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं मिल के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ उसके पिता के कठोर नियंत्रण में हुआ, जिसकी तीव्र इच्छा थी कि उसका पुत्र बेंथमवादी परंपराओं का सुयोग्य अनुयायी बने। मुरे एक विचारक हैं। उनके शब्दों में अपने पिता का प्रभाव मिल पर इतना अधिक है कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही न हुआ हो। मिल ने 3 वर्ष की अवस्था में ग्रीक और 8 वर्ष की अवस्था में लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया। इसी अवस्था में उसने प्लेटो और हेरोडोटस को पढ़ लिया। 12 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन शास्त्र और अरस्तु के तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और इस तरह मेधावी बालक मिल ने बचपन में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन यह सब कठोर अनुशासन के वातावरण में और उसके स्वास्थ्य के मूल्य पर हो सका था। निरंतर अध्ययन में लगे रहने के कारण न तो उसने प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाना सीखा और न ही उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हुई। बाद में कुछ दिनों के लिए फ्रांस में घूमकर वहां प्रकृति का आनंद लेकर और फ्रेंच भाषा सीखकर उसने इन कमियों की पूर्ति का प्रयास किया। दोस्तों मिल ने फ्रांस की यात्रा से लौटकर बेंथम को पढ़ना शुरू किया और वह अपने पिता की इच्छानुसार बेंथम का अनुयायी बन गया।
जब वह 17 वर्ष का था तब उसने एक मौलिक उपयोगितावादी संस्था बनाई जिसका काम रेडिकलिज्म का अध्ययन तथा प्रचार करना था। वो लंदन रिव्यू का संपादक बन गया जिसका नाम बाद में लंदन एंड वेस्टमिंस्टर रिव्यू हो गया। 20 वर्ष की आयु में जबकि वह रेडिकलिज्म के प्रचार और अन्य कार्यों में संलग्न था, उसे हृदय रोग हुआ जिसे उसने अपने बौद्धिक इतिहास में एक संकट के नाम से पुकारा। उसकी कोमल भावनाएं अब अपनी तृप्ति की मांग कर रही थीं। अब उसने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचनाओं को पढ़ा और इन कवियों की रचनाओं में उसे वह मार्मिकता और मानवीयता मिली जिसे बेंथम कभी नहीं देख सका था। मिल का ये बौद्धिक संकट 25 वर्ष की अवस्था तक चला जबकि वह एक अत्यंत प्रतिभाशालिनी और सुंदर महिला श्रीमती हैरियट टेलर के संसर्ग में आया। इसे मिल ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मित्रता कहा जो 20 वर्ष तक चली। अपने पति की मृत्यु के 2 वर्ष बाद श्रीमती टेलर ने 1851 में मिल के साथ विवाह कर लिया। उसके विचारों पर उसकी पत्नी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वह उसकी रचनाओं में एक समुचित मानवीय तत्व का स्रोत बन गई। मिल ने अपना प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी उसे समर्पित करते हुए लिखा कि मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है उसकी वह प्रेरक है तथा आंशिक रूप से लेखिका भी, जो कि मेरी मित्र और पत्नी है, जिसकी सत्य और सदाशयता की उत्कृष्ट भावना मेरी सबसे प्रबल प्रेरणा रही है और जिसकी प्रशंसा सबसे बड़ा पुरस्कार। 1873 में एविग्नान में मिल की मृत्यु हो गई और उसे भी उसकी पत्नी की कब्र के पास लिटा दिया गया। दोस्तों, तो इस तरह से आप जान लीजिए मिल के विचारों पर 2 बड़ी घटनाओं ने प्रभाव डाला। एक तो श्रीमती हैरियट टेलर से मित्रता और दूसरा ये कि उसने बेंथम के उपयोगितावाद की कुछ कमियों को देखा, क्योंकि उपयोगितावाद केवल भौतिक सुखों की नहीं बल्कि उसमें मानवीय और भावनात्मक चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1830 में अपने पड़ोस की एक सुंदर मेधावी युवती हैरियट टेलर से परिचित हुआ और अपने पति की मृत्यु के बाद दोस्तों मिल ने हैरियट टेलर से विवाह किया और अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी को उसने श्रीमती हैरियट टेलर को ही समर्पित किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी किया। 1858 में उसने वहां से अवकाश ग्रहण किया। 1865 में मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ और संसद में उसने दलीय अनुशासन की सीमाओं में न बंधकर संसद सदस्य की स्वतंत्र विवेकशीलता पर बल दिया और अपनी इस अधिक स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण 1868 में दोबारा संसद के लिए नहीं चुना जा सका। मिल के संसदीय जीवन के संबंध में प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन ने कहा था, जब जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते थे तो मुझे सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ। और अपने संसदीय जीवन में मिल ने कई बातों पर ध्यान दिया जिसमें उसने मजदूर वर्ग के हित, महिलाओं के मताधिकार और आयरलैंड में भूमि सुधारों की बात की थी। तो आप जान लीजिए कि जे.एस. मिल का जन्म 1806 में लंदन में हुआ। जे.एस. मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था। उसके पिता उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक थे। जे.एस. मिल के विचारों पर गहरा प्रभाव फ्रांसीसी लेखक डुमांट द्वारा बेंथम के नैतिक और राजनीतिक चिंतन पर संपादित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन का पड़ा। मिल ने बेंथम के विचारों के प्रचार के लिए उपयोगितावादी संघ की स्थापना की। इसके साथ ही उसने 2 अन्य सभाओं, चिंतनशील वाद विवाद सभा और राजनीतिक अर्थशास्त्र क्लब की सदस्यता ग्रहण की। मिल ने 59 वर्ष की आयु में उग्र सुधारवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और कॉमन सभा का सदस्य रहा और 20 वर्ष की अवस्था में बेंथम की पुस्तक रेशनल ऑफ जुडिशियल एविडेंस का संपादन किया। इसमें कड़ी मेहनत करने के कारण वह मानसिक अवसाद का शिकार हो गया और इसी समय उसे बेंथम के सुखवाद के उस विरोधाभास की अनुभूति हुई कि प्रसन्नता के पीछे भागो और वह तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु अन्य वस्तुओं का शोध करो और वह तुम्हारी सांसों में बस जाएगी। मिल की पुस्तकों का प्रकाशन 1843 से प्रारंभ हुआ
जो 1873 में उसकी मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक चलता रहा। आइए मिल की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मिल की कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी 2 रचनाएं ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार यानी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सर्वाधिक महत्व है। तो मिल की प्रमुख रचनाओं में देखिए, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में प्रकाशित हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, एसे ऑन लिबर्टी 1859 में, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 में, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में, यूटिलिटेरियनिज्म 1861 में, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में, ऑटोबायोग्राफी 1873 में और एसेज ऑन रिलीजन, ये सभी मिल की रचनाएं हैं। अब आइए मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। मिल पर अपने पिता द्वारा बचपन में ही उपयोगितावादी शिक्षा की नींव डालने के बावजूद अपने वैयक्तिक अनुभव और उपयोगितावाद के पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन होने के कारण वह अपने गुरु बेंथम के विचारों से दूर होता गया। उसने उपयोगितावाद के संरक्षण के क्रम में अनुपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन किया। मिल ने उपयोगितावाद की मान्यताओं को समयानुकूल बनाने के लिए उसमें कई प्रकार के संशोधन किए। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बेंथम का उपयोगितावाद और मिल ने उसमें क्या संशोधन किया उसको जान लेते हैं। दोस्तों, बेंथम के अनुसार सब सुख समान हैं और इन सुखों में केवल मात्रात्मक भेद हैं, लेकिन मिल का मानना है कि सुखों का सही मूल्यांकन मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए। इसलिए मिल सुखों के मूल्यांकन में मात्रा के बजाय गुणों को अधिक महत्व देता है। बेंथम ने सुखों के मापन के लिए हेडोनिस्टिक या फेलिस्फिक कैलकुलस की धारणा प्रस्तुत की, जो कि सुख मापक गणना सिद्धांत है। लेकिन मिल का कहना है कि सुखों की मात्रात्मक गणना या माप तौल संभव नहीं है, क्योंकि 2 सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण है, इसका निर्णय वे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव किया हो। इसके अलावा उपयोगितावादी दर्शन में जो बेंथम का उपयोगितावाद है, उसमें नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मिल का मानना है कि मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ चरम सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं का उच्चतम विकास करना भी है। इसलिए राज्य का लक्ष्य नागरिकों के सुख में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि उनका नैतिक विकास भी करना है। बेंथम के उपयोगितावाद के अनुसार उपयोगिता इतिहास निरपेक्ष है, क्योंकि किसी नियम, रीति रिवाज, परंपरा के औचित्य का आधार इतिहास नहीं वरन उसकी उपयोगिता है। जबकि मिल का मानना है कि उपयोगिता इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि प्रत्येक जाति या देश में अपनी विशिष्ट निष्ठाएं, परंपराएं और एकताबद्ध करने वाले तत्व होते हैं और इन्हीं के आधार पर देश के लिए शासन व्यवस्था की उपयोगिता का निर्धारण होना चाहिए। बेंथम कहता है कि सामाजिक संस्थाएं मानव हित का परिणाम हैं, जिसमें राज्य भी शामिल हैं, लेकिन मिल का मानना है कि राज्य सहित सभी सामाजिक संस्थाएं मानव हित के बजाय मानव इच्छा का परिणाम है। बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, जिससे व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली प्रसन्नता से अंततः सामाजिक प्रसन्नता में वृद्धि होगी। लेकिन मिल सामाजिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य शक्ति के प्रयोग का समर्थन करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंथम ने मिल के जो उपयोगितावाद, बेंथम का उपयोगितावाद था, उसमें मिल ने कई प्रकार के संशोधन किए, क्योंकि बेंथम का जो
सुखवाद या उपयोगितावाद का सिद्धांत था, वो विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर स्वीकार करता था, गुणों का नहीं। लेकिन मिल ने केवल सुखों की मात्रा पर नहीं बल्कि उनके गुणों पर ध्यान दिया था। और आप जान लीजिए कि मिल कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। यदि मूर्ख और सूअर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने जाना कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का भी सुख है, केवल अपना सुख ही नहीं। और इसके अलावा सुख का केवल बाह्य कारक नहीं, उसके आंतरिक स्रोत होते हैं। और अंत में आप जान लीजिए कि मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का वैयक्तिक नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से मैक्सी जो एक विचारक हैं, वो बेंथम और मिल के उपयोगितावाद का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। मिल का ये संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए। यानी मिल ने उपयोगितावाद में बहुत अधिक बदलाव कर दिया। मिल उपयोगितावाद के समर्थन का विचार लेकर चला, लेकिन बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल की तुलना में उसकी बुद्धि इतनी तेज थी और अनुभव इतना व्यापक था कि उसने उनके सिद्धांत की कमियों को अच्छी तरह देख लिया था। मिल ने बेंथम के अतिरिक्त विलियम वर्ड्सवर्थ, कालरिज और गेटे के भावनात्मक और मानवीय साहित्य का भी अध्ययन किया था और इनसे ही प्रभावित होकर उसने उपयोगितावाद में कई महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए कि उपयोगितावाद का जो मूल स्वरूप था वही नष्ट हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी बेंथम और जेम्स मिल के प्रति उसकी निष्ठा इतनी प्रबल और दृढ़ थी कि उनके सिद्धांत से वो बहुत दूर निकल गया, पर निष्ठा के कारण वह अपने को उपयोगितावादी ही समझता रहा और किसी नए सिद्धांत को जन्म नहीं दे सका। अब आइए जानते हैं मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। और आप जान लीजिए दोस्तों, मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उसके राजनीतिक चिंतन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिल का नाम उसकी पुस्तक एस्से ऑन लिबर्टी या ऑन लिबर्टी के संदर्भ में सबसे अधिक मात्रा में लिया जाता है। आइए जानते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 19वीं सदी के मध्य में जो स्थितियां थीं उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बेंथम और उसके उपयोगितावादी जो सुधार थे और सुधारवादी कार्य थे, उससे नागरिकों के जीवन पर शासन यानी राज्य का नियंत्रण बढ़ रहा था। शासन द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को अपना निर्देशक सिद्धांत स्वीकार करने के कारण सरकारी यंत्र का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो रही थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा अनुभव की जा रही थी। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिल ने अपना प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी लिखा है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिल ने सबसे जो महत्वपूर्ण बात अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में किया है वो ये है कि मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो दार्शनिक आधारों पर किया है। एक तो व्यक्ति की दृष्टि से मिल का कहना है कि व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, जो स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही संभव होता है। दूसरा समाज की दृष्टि से कि समाज के विकास के लिए भी स्वतंत्रता से युक्त पर्यावरण बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को जान लेते हैं। मिल ने दोस्तों अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति स्वातंत्र्य के दो पहलुओं पर बल दिया है। एक तो विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य स्वतंत्रता। तो विचार स्वतंत्रता क्या है? दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है कि इस स्वतंत्रता के संबंध में मिल पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का पूर्ण आत्मविकास संभव नहीं है।
विचारों की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल अंतःकरण की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि को शामिल करता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि मिल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा और अभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। और यदि किसी विचार का दमन किया जाता है तो ये सत्य का दमन है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो सामान्य विचार हैं, स्वीकृत विचार हैं, वो सही ही हों। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि दोस्तों अधिकारी वर्ग ये दावा करता है कि समाज को हानि पहुंचाने वाले मतों को रोककर जनता की भलाई कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, क्योंकि जनता स्वयं ही मिथ्या मत को नहीं मान सकती है। और मिल स्वतंत्रता या विचार स्वातंत्र का इतना बड़ा समर्थक है कि वो कहता है कि कोई विचार केवल आंशिक रूप से सत्य है तो भी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें भी सत्य का कुछ अंश जरूर होता है। दोस्तों मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को बल्कि सनकी यानी पागल व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, क्योंकि उसका मानना है कि जिन्हें एक ज़माने में सनकी समझा गया था वे आज के महान व्यक्ति हैं और हमारी दृष्टि में पूजनीय हैं। और इसी मिल के विचारों की स्वतंत्रता के संबंध में सेबाइन का कहना है कि मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता है, वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपनी संख्या की ओर से उन्हें दबा देना चाहता है। तो कुल मिलाकर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिल ने वास्तव में जो है विचार और अभिव्यक्ति या इंग्लैंड के विचार विमर्श के विश्वास को बढ़ावा दिया है। तो मिल विचारों के स्वतंत्रता का पक्का समर्थक है। दूसरा जो है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में वो है कार्य की स्वतंत्रता। तो मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। और मिल का कहना है कि मानव जीवन के सुख का मुख्य तत्व है और यही व्यक्तिक और सामाजिक प्रगति का आवश्यक तत्व है, यानी कार्य की स्वतंत्रता। दोस्तों विचार स्वतंत्र और कार्य स्वतंत्र में एक अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए वो कहता है कि समाज के अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता तो निरपेक्ष रूप से या अबाध रूप से प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहाँ तक ये स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की किसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक न बने। तो इस आधार पर मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में बांटा है, एक तो स्व विषयक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा पर विषयक यानी अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो स्व विषयक या स्व संबंधित कार्य क्या हैं? दोस्तों स्व संबंधी कार्य वो कार्य होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस क्षेत्र में सोना, पहनना, खाना, विचार विमर्श करना शामिल है। और मिल जो है स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उसका यहाँ तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा दारू पीता है और उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो जो है स्व संबंधी कार्य ये हो गए जो स्वयं से संबंधित कार्य हैं, व्यक्ति स्वयं इनसे प्रभावित होता है और व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार संचालन का अधिकार है। लेकिन पर विषयक कार्य या अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या हैं? तो इस क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है और पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। तो जो पर विषयक कार्य हैं वो व्यक्ति के साथ समाज पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए राज्य और समाज का हस्तक्षेप जरूरी है। दोस्तों मिल का कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है। देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है
और इस तरह से वो कहता है कि व्यक्ति को अपने स्वयं से संबंधित कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति को अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उसको नियंत्रित किया जाता है, तो इस बात की संभावना रहती है कि व्यक्ति की इच्छा कहीं न कहीं उसे स्वयं खतरे में न डाल दे। और इस संबंध में मिल जो है एक टूटे हुए पुल का उदाहरण देकर कहता है कि इस पुल पर व्यक्ति को जाने से रोककर उसके जीवित रहने की सबसे बड़ी इच्छा का संरक्षण किया जाना जरूरी है। मिल द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन का आधार क्या है? तो मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन 3 आधारों पर करता है। पहला तो ये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुसंधान और आविष्कार के विकास में सहायक है। दूसरा ये कि सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियां वैयक्तिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं, इसलिए इनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है। और तीसरा ये कि व्यक्तिगत अनुभव चरित्र निर्माण का आधार होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कैसे किया जाए? तो मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में राज्य को हस्तक्षेप करने का भी अधिकार देता है। कैसे कैसे या कब? तो जब व्यक्ति सामाजिक प्रगति में कोई व्यवधान उपस्थित करे, जब राज्य और सरकार की सुरक्षा का खतरा हो, और जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, तो राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी कर सकता है। यानी व्यक्ति को जो सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण है उसकी दृष्टि से राज्य उसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ हस्तक्षेप भी कर सकता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है उसकी कुछ कमियां और आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है हमेशा अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता है। मिल अपने कार्य और विचार स्वातंत्र्य में सनकी व्यक्तियों को भी स्वाधीनता देना चाहता है, लेकिन ये उचित नहीं है। और इसके अलावा मिल का जो मानवीय कार्यों का स्व विषयक और पर विषयक में विभाजन है, ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये विभाजन अव्यवहारिक और अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन व्यवहार में संभव नहीं है। कोई ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति पर केवल और केवल उसी पर प्रभाव पड़ता हो, और कोई ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति के साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता हो, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिल के जो स्वतंत्रता की धारणा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता है वो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए मिल के राज्य और शासन संबंधी विचारों के बारे में जान लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का मिल ने बेंथम के समान विरोध किया, लेकिन इस बारे में मिल इस बात को नहीं मानता था कि राज्य का आधार उसकी सुखवादी उपयोगिता में निहित है। दोस्तों, राज्य के संबंध में आप जानते हैं कि 2 धारणाएं प्रचलित रही हैं। एक राज्य और उनकी संस्थाओं को स्वाभाविक विकास मानता है, दूसरा वर्ग उन्हें पूर्ण रूप से आविष्कार और मानवीय प्रयास का परिणाम मानता है। लेकिन मिल इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग ग्रहण करता है। उसका कहना है कि राज्य और अन्य संस्थाओं का स्वाभाविक विकास हुआ है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो है ये इनका विकास बिना किसी प्रयासों के अपने आप होता चला गया। इनका विकास जड़ पदार्थों या वस्तुओं की तरह का विकास नहीं, बल्कि चेतन जीवों का विकास था। और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मानव इच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मिल दोस्तों एक समाजवादी होने के बजाय एक व्यक्तिवादी है, लेकिन उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा के राज्य के स्वरूप भी कुछ सीमा तक विधेयात्मक या सकारात्मक है। वो इस धारणा को नहीं छोड़ता कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक आघात है। फिर भी वो अधिकाधिक ये अनुभव करता है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है मिल के जो राज्य संबंधी धारणा है।
इसके अलावा शासन के बारे में जान लेते हैं, मिल का शासन संबंधी विचार क्या है। दोस्तों, अच्छी सरकार क्या होनी चाहिए उसके बारे में मिल का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छी सरकार की पद्धति वो हो जो बहुत अधिक कुशल हो, बल्कि वह प्रणाली जो नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा देती हो, उनको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराती हो, अच्छी सरकार वो है। अच्छी सरकार का लक्षण ये है कि ये जनता के सदाचार और बुद्धि का विकास करे। सरकार न केवल व्यवस्था को बनाए रखती है, बल्कि इसके कार्यों का मनुष्य के जीवन पर, उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी उसकी प्रशासकीय क्षमता भर नहीं, बल्कि ये है कि वह शासितों के सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अच्छे गुणों को कहाँ तक जो है उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में विश्वास किया है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का अर्थ ये है कि समस्त जनता या उसमें से अधिकांश संख्या समय समय पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अंतिम रूप में नियंत्रक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रत्येक संविधान में कहीं न कहीं रहनी चाहिए। उसने इस अंतिम शक्ति को पूर्ण रूप में देखा है। मिल जो है प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को आदर्श मानता है और प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार मिल ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में व्यक्त किया है। दोस्तों, प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करते हुए मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन के दोष और उसकी कमियों को भी जानता है, और वो उन दोषों और कमियों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहता है, ताकि प्रतिनिध्यात्मक शासन को शासन का श्रेष्ठ रूप दिया जा सके। दोस्तों, मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक शासन की प्रणाली की जो सफलता है वो मुख्य रूप से जिन बातों पर निर्भर करती है वो ये है कि जनता इस शासन प्रणाली को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे और स्वीकार करे। जनता इसको सफल बनाने के लिए त्याग के लिए तैयार रहे, और जनता विदेशी आक्रमणकारी और युद्धों से इसकी रक्षा करे। मिल का मानना है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र उन देशों में अधिक उपयुक्त हो सकता है जहां पर शिक्षा और जागरूकता अधिक है। मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया है। वो मानता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन में समाज के योग्य और विवेकशील सदस्यों की सेवाएं शासन के कार्यकलापों में प्रत्यक्ष रूप से और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त की जा सकती हैं, जो कि अन्य शासन प्रणालियों में संभव नहीं है। और मिल दोस्तों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं समझता जिनमें कर्तव्य भावना नहीं हो या अपरिपक्व हो, राजनीतिक चेतना सुसुप्त हो और सार्वजनिक कार्यों में जिनमें भाग लेने की रुचि का अभाव हो। और एक प्रकार से मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्र को आदर्श शासन व्यवस्था सिद्ध किया है। लेकिन दोस्तों, प्रतिनिध्यात्मक शासन की कमियों को दूर करने के लिए जो है मिल ने कुछ प्रयास करने की बात कही है। पहला तो ये कि वो लोकतंत्र और दक्षता का समन्वय करना चाहता है। वो कहता है कि विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और कुशलता का कार्य है, इसलिए ये कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए, और इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता और कुशल और योग्य सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, और समाज के लिए नीति निर्धारण और विधियां बनाने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शासन में दक्ष और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वो अल्पसंख्यकों की समस्या को दूर करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। अल्पमतों को बहुमत के अत्याचार से सुरक्षित रखने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन मिल करता है, जिससे व्यवस्थापिका में जो अल्पमत है उसको भी समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। और आप जान लीजिए दोस्तों, मिल कहता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में शासन सत्ता पर जो बहुमत प्राप्त वर्ग है उसका अधिकार हो जाता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों की जो है अवहेलना हो जाती है, लेकिन वो इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। इसके अलावा मताधिकार संबंधी कुछ सुधारों की बात करता है मिल,
दोस्तों, मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करते हुए भी स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है, लेकिन उसका मानना है कि मतदाताओं को कुछ योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। वो सबसे पहले मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है और कहता है, जो व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ने लिखने और गणित के प्रश्न हल करने की योग्यता नहीं रखते, उन्हें मताधिकार कैसे दिया जा सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के साथ मिल मतदाताओं के संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। उसका विचार ये है कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है, वो संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं और संपत्ति की उचित रूप से जो लोग रक्षा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, वो शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की बात करता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रतिनिध्यात्मक शासन में वो बहुल या गुणात्मक मतदान की बात भी करता है। बहुल मतदान ये होता है कि उच्च बौद्धिक और नैतिक चरित्र रखने वाले नागरिकों के लिए वो बहुल मताधिकार यानी एक से अधिक मत देने का समर्थन करता है। दूसरी बात ये कि खुले मतदान की बात करता है मिल। वो कहता है कि जो ओपन बैलेट से मतदान होना चाहिए, गुप्त मतदान नहीं। बेंथम गुप्त मतदान की बात करता है, लेकिन मिल उसके विपरीत खुले मतदान का समर्थन करता है। उसके अनुसार जो गुप्त मतदान है मतदाताओं में बेईमानी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता है, इसीलिए वो खुले मतदान का समर्थन करता है। और साथ ही साथ मिल ने स्त्री मताधिकार की बात की है। बेंथम के विपरीत स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते हुए पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी मताधिकार देने का समर्थन मिल ने किया है। महिलाओं के संबंध में मिल ने बहुत अधिक लिखा है। महिलाओं के लिए मिल ने कुछ अधिकारों की भी वकालत की है। पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। सार्वजनिक पद प्राप्त करने के अवसर पुरुषों की तरह महिलाओं को मिले। महिलाओं के साथ महिला होने के नाते किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। उनको शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाएं। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसर जुटाए जाएं और विवाह संबंधी मामलों में महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप जान लीजिए संसद की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी मिल ने अपने विचार दिए हैं। मिल कहता है कि संसद का वास्तविक कार्य प्रशासन का संचालन करना नहीं, बल्कि उसकी निगरानी करना है। प्रशासन के संचालन का कार्य संसद के बजाय नागरिक सेवाओं के सदस्यों द्वारा किया जाए। और विधि निर्माण, तो आप जान लीजिए कि संसद में विशाल आकार और विधि निर्माण की जटिल पद्धति है। इसके कारण ये कार्य संसद के बजाय विधि आयोग द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि विधि विशेषज्ञों से मिलकर गठित हो, क्योंकि संसद के सभी सदस्य विधि के क्षेत्र में कुशल नहीं होते हैं। इसके अलावा संसद संबंधी विचारों में मिल ने द्वितीय सदन की स्थापना जनता के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुसरण करने के बजाय हित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधार पर करने की बात करता है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो संसद संबंधी विचार हैं, मिल उनमें बहुत अधिक इस बात की वकालत करता है कि संसद का जो कार्य है वो प्रशासन का संचालन नहीं, बल्कि उसका निरीक्षण और निगरानी करना होता है। साथ ही साथ मिल संसद सदस्यों को वेतन भत्ते देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वेतन भत्ते से सेवा भाव करने वाले व्यक्तियों के स्थान पर धूर्त और भाषणबाज लोग संसद के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिल का जो संसद संबंधी विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संसद के संबंध में मिल ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि संसद का जो कार्य है वो विधि निर्माण के कार्य में विधि विशेषज्ञों की संस्था द्वारा कार्य किया जाना चाहिए और द्वितीय सदन बहुत ही आवश्यक है संसद में। अब आइए जान लेते हैं मिल की राजनीतिक चिंतन को देन। तो दोस्तों, मिल का जो संपूर्ण विचारधारा है ये ऐसे तो पूरी तरह से संगत और संबद्ध नहीं है, कुछ इसमें अंतर्विरोध भी हैं। और
उसने अपने व्यापक अनुभव और तीक्ष्ण बुद्धि से उपयोगितावादी दर्शन को अपनाया है, लेकिन उपयोगितावादी दर्शन की कमियां उसने देख ली थी। इन्हें दूर करके वो उपयोगितावाद को अधिक उपयोगी और मानवीय बनाना चाहता था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिल जो है स्वतंत्रता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विचारों के लिए जाना जाता है। राजनीतिक दर्शन को मिल की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी महत्ता का प्रतिपादन। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो भी लिखा है वो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में, राजनीतिक दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिल अपने समय का सबसे प्रसिद्ध व्यक्तिवादी विचारक था। मानवीय व्यक्तित्व का विकास और मानवीय विविधताओं की रक्षा को वो प्रगति की कुंजी समझता था। कुछ थोड़े से रचनाशील और मौलिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के कार्य को वो बहुत अधिक महत्व देता था। और मिल का महत्व इस बात में है कि वो व्यक्ति को सरकार की निरंकुशता की अपेक्षा बहुमत की निरंकुशता और समाज के रीति रिवाजों की निरंकुशता से मुक्ति दिलाने की अधिक चिंता करता है, और सत्य रूप में इस बात का प्रतिपादन करता है कि लोकतांत्रिक सरकार केवल लोकतांत्रिक समाज में ही संभव है। और आप जान लीजिए दोस्तों, एक पीढ़ी से भी अधिक दार्शनिक और राजनीतिक विचार के सभी क्षेत्रों में मिल का प्रभाव पड़ा है। उसके ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के भाग बन गए। वो अपने विरोधियों और अनुयायियों दोनों पर छाया रहा, और मिल के जो राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचार हैं वो राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब आइए मिल के विचार और चिंतन से आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है। मिल ने स्व-विषयक और पर-विषयक कार्यों में विभेद किया है। एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये मिल का कथन है। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, ये कथन भी जे.एस. मिल का है। और जे.एस. मिल ने कहा है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना अपने ऊपर और उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर होता है, ये जे.एस. मिल का कथन है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक था, और राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट करती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, ये कथन भी जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन में और चुनावी सुधारों में जिन बातों का समर्थन किया उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतदान, बहुल मतदान और महिला मताधिकार है। ग्लेडस्टन, दोस्तों ग्लेडस्टन ने जे.एस. मिल द्वारा ब्रिटिश संसद में दिए गए भाषण के संबंध में कहा है कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को भाषण करते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए स्वयं कहा है कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। तो ये कथन मिल का है कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, जे.एस. मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थकों नहीं बल्कि विरोधियों में था। वो केवल शिक्षित और धनी व्यक्तियों को मताधिकार देने का समर्थक है, लेकिन उसने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। मैक्सी के अनुसार बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करता है, संतों के समाज में संतपन को महत्व देगा, लेकिन मिल इस बात पर दृढ़ है कि चाहे जैसा समाज हो, संतपन यानी संतवाद की उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए। मिल कहता है कि अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं, और यदि अल्पमतों की बात देश के शासन संचालन के संबंध में नहीं सुनी जाती तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ और संतोषजनक नहीं माना जा सकता। मिल का कहना है कि नारी और पुरुष में यदि कोई अंतर भी है तो इसके आधार पर नारी को पुरुष की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा निर्बल होने के कारण उसे रक्षा के लिए कानून और समाज पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा।
मिल ने स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में आगमन से जनसाधारण के सामान्य विश्वास और भावनाओं पर उदात्त प्रभाव पड़ने की बात कही और कहा कि समाज को उनके मानसिक गुणों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का ऑडियो नोट्स और इसमें आपने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार और दर्शन के बारे में जाना कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया गया है, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या हैं, राज्य और शासन संबंधी विचार और प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार तथा संसद के संबंध में विचार। इसके अलावा आपने जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक चिंतन को देन और प्रमुख प्रश्नों को अवलोकन किया, प्रमुख प्रश्नों को सुना जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑडियो नोट श्रृंखला कंटिन्यू की जाए या नहीं, इसके बारे में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप इसमें किस प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं या ये श्रृंखला ऐसे अनवरत जारी रखी जाए अन्य राजनीतिक चिंतकों और विचारकों के, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो श्रृंखला है आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।